Hello everyone, myself Tushar Rana and I'm from Triple IT CCT and currently I'm a second year undergraduate student doing CSE from BTech. So हमने अपने पिछले लेक्चर में अपना दिस फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज सॉलिड स्टेट इसके क्वेश्चंस कर रहे थे हम ओके। तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में हमने इसके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कर लिए थे ओके। तो उसमें हमारे बेसिकली एमसीक्यू टाइप 1 ही कवर हुआ था क्योंकि इसमें एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस थे तो हमने ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे आगे तक सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जस्ट हेडिंग लिख देते हैं यूनिट 1 ओके। सो व्हाट इज आवर यूनिट 1 दैट इज सॉलिड स्टेट। तो देखते हैं हमने कहाँ तक ही करा था दैट इज हमारा टाइप 1 ही चल रहा था एमसीक्यू टाइप 1। तो हम अपना पिछला स्लाइड खोल के देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक के लास्ट क्वेश्चन किया था ओके। आई थिंक ओके दिस पेज इज ओनली दैट वन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक के लास्ट करा था ओके। तो चलिए आगे स्टार्ट करते। तो ओके सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन सिलिकॉन डोप ओके। तो हमने सिलिकॉन की डोपिंग की थी विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ओके। तो उसमें हमने बताया था कि आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा क्योंकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में बेसिकली आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ओके। वहीं आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पे आपके जो होल्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं ओके। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी इन द सेमीकंडक्टर चैप्टर ओके। और यू विल स्टडी इन दैट फिजिक्स सेमीकंडक्टर चैप्टर जो कि एक पूरा आइसोलेटेड चैप्टर है और बहुत ही ब्रीफली उसमें आपको बताया गया है ओके। चलिए आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक कोई डाउट नहीं होगा और अगर आपको कुछ डाउट है इस इनमें से किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं उसमें मैंने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए हैं ओके। तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं ओके। दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ओके। तो ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ओके। चलिए पहले हम एक एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ओके। सो द थिंग इज दैट जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ ना कि पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस के बारे में तो ये ट्रू है क्योंकि जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होती फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी इस टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं होते ओके। वो एज ए न्यूट्रल एक्ट करते हैं। और वहीं पे हम बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड के बारे में तो वो बोल रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंट। तो देखिए ये कुछ हद तक की ट्रू है बट इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। क्या लिखा है यहाँ पे दैट इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। क्योंकि पता है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना इनमें ये बहुत जल्दी यानी अट्रैक्ट कर जाते हैं टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस था वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। बट द थिंग इज दैट इन दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर दे आर अट्रैक्टेड और वी कैन से दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ओके बाय मैग्नेटिक फील्ड ओके। तो इसलिए हम इस अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसलिए हम उसे परमानेंटली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो दिया है दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो सॉरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो ओके लेट मी okay so option number 2 will be correct. If we see the third and fourth option that is the domains in antiferromagnetic substances are oppositely oriented with each other। तो देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था तो उसमें हमारे पास कुछ डायपोल मूवमेंट के ओरिएंटेशन दिए हुए थे और 4 डायग्राम दिए हुए थे। उसमें समय बताया गया हमने देखे थे कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे मैं आपको लिखा भी दूं यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो उसमें अगर आप डायपोल मूवमेंट देखेंगे अगर मान लीजिए हम पांच डायपोल मूवमेंट ले रहे हैं दिस वन 2 3 4। तो देखिए अगर एक का डायपोल मूवमेंट ऐसा तो एक का ऐसा रहता है ओके।
फिर एक का ऐसा रहता है, फिर एक का ऐसा रहता है, तो अपोजिट डायपोल मूवमेंट आर अवेलेबल इन द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर वहीं पे हम बात कर ले कुछ और के बारे में, तो उसमें आपको कुछ केस में सेम मिलेगा, किसी में डिफरेंट मिलेगा, बट द थिंग इज दैट इस टाइप का रहता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो देखिए, हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स थी, इसलिए हमारा ट्रू था, क्योंकि हमें नॉट ट्रू देखना था। फिर देख ले फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्स देयर मैग्नेटिक, और ये तो ट्रू है एकदम ऑब्वियसली। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द, ओके, तो इसमें अब आयोनिक सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हमने आयोनिक सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चंस भी करे हैं, और ऐसा शायद तक हमने आयोनिक सॉलिड्स के बारे में अच्छी खासी थ्योरी भी पढ़ी हुई होगी। ओके, तो देखिए, जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उसके बारे में लिखा है। फर्स्ट वन इज दैट बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो, अगर हम आयोनिक सॉलिड्स के बारे में बात करें, तो उसमें जो बिगर आयंस रहते हैं, ओके, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ओके, अगर आप मान लीजिए किसी भी आयनिक सॉलिड के बारे में बात कर ले, तो उसमें जो आयंस रहेंगे, ओके, अगर मान लीजिए आयन है और इसका साइज वेरी बिग है, साइज इज वेरी, है ना, रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में वेरी बिग, तो आप कहेंगे कि वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोजली पैक्ड होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई आयनिक सॉलिड का स्पेस है, वहां पे अगर कोई आयन है बहुत बड़ा है और उसने पूरी स्पेस ऑक्युपायर कर लिया ऑलमोस्ट, ओके, तो वहां पे आपको पूरी पैकिंग एकदम ऑलमोस्ट क्लोज नहीं मिलेगी। ओके, तो वहां पे आपको ज्यादा वेकेंट स्पेसेस नहीं मिलेगी, तो नो लूज पैकिंग विल बी देयर। अब वहीं पे हम बात कर ले, स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो देखिए, अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा कुछ ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर, मान लीजिए किसी भी एक यूनिट निकाले, यूनिट सेल बना लीजिए। ओके, अब मान लीजिए ऐसा कुछ सेल है, फिर इधर हमारे हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम रहता है, तो देखिए उसमें जो वॉइड्स बन जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये बिगर आयंस जो होते हैं, ओके, लाइक दिस वन, तो ये तो प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। बट अगर मान लीजिए हम स्मॉल आयंस के बारे में बात करें, स्मॉल आयंस के बारे में, तो देखिए ये जो वॉइड्स बचती है ना, जैसे मान लीजिए ये है, तो इन दोनों के बीच में यानी यहीं कहीं कुछ कुछ टेट्राहेड्रल, यानी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेल। ओके, तो आपने देखा होगा कि एचसीपी हो गया, बीसीसी हो गया, सीसीपी हो गया। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट cell are there. Depending on that, the smaller ions can occupy the tetrahedral voids or octahedral voids. Okay, तो आप सभी को पता होगा what are the voids. Okay, जो स्पेसेस हमारी कवर नहीं होती और वहां पे बच जाती। ओके, दैट इज बेसिकली। अब वही बात कर लेते हैं थर्ड वन, दैट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल voids इज नेसेसरी। हाँ, सही बात है। अगर देख लीजिए आपके पास स्पेस है आपके सेल में, ओके, आपके किसी भी आयनिक सॉलिड के सेल में आपका स्पेस बचा हुआ है, तो वो ऑक्यूपाई करना जरूरी है, दैट इज बेसिकली वॉइड्स। ओके, तो आपको सारे वर्ड्स भरने, चाहे आप उसमें स्मॉलर आयंस डालिए, ओके, या रिलेटिवली बिगर डाल सकते हैं। ओके, अगर आपको स्पेस यानी कि वो मैच कर रहा है उससे, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कितने भी आयंस दिए हुए, जैसे वेरिएबल साइज के आयंस दिए हुए, ओके, आपको जो भी आयंस मिल रहा है आपको उसे ऑक्यूपाई करवाना पड़ेगा उस वर्ड में, ताकि आपका जो पैकिंग है एकदम क्लोज हो जाए, क्योंकि सॉलिड्स हमारा बेसिकली एकदम क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो एज फार एज नाउ ओनली दिस ऑल थ्री आर ट्रू। ओके, सो इनमें से कुछ नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ओके, सो आई थिंक लेट्स सी व्हाट इट इज रिटन। The fraction of the octahedral or tetrahedral void occupied depends upon the radii of the ion occupying the voids. Okay, तो ये बोल रहा है कि जो octahedral और tetrahedral voids होते हैं, okay, उनका जो फ्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है उनके रेडियस ऑफ आयंस पे। ओके, जो कि वर्ड्स में ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट पता है ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्यूपेशन ऑफ वर्ड्स होता है ना, वो डिपेंड करता है स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इंस्टेड ऑफ रेडियस। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन करेक्ट, दैट इज दिस statement is not at all true। तो ये क्यों होता है पता है क्या? जैसे यहाँ पे तो हमें दिया है कि जो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, चलिए मैं लिखा भी देता हूँ साथ से, जो बोल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टा और टेट्रा वर्ड्स ऑक्यूपाइड। ओके, जो फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करता है दिस ऑक्टाहेड्रल टेट्रा वर्ड डिपेंड्स अपॉन, तो देखिए ये रेडियो ऑफ आयंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, जस्ट इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइशियोमेट्री। तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा व्हाट इज द स्टोइशियोमेट्री। ओके, स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, तो कंपाउंड में जिन भी मॉलिक्यूल्स का स्टोइशियोमेट्री, दैट इज द
कंपोजिशन है उसकी स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड करता है ऑफ द कंपाउंड, ओके, इंस्टेड ऑफ रेडी। तो रेडियस वेडियस से हम नहीं बता सकते कि वहां पे कितना वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फ्रैक्शन है, ओके। चल, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, ओके। तो वो बोल रहा है कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो इससे रिलेटेड हमने जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 30 किया था, उसमें उसने पूछा था कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने बताया भी था कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली अफेक्टेड होते टुवर्ड्स, सॉरी, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते टुवर्ड्स दैट मैग्नेटिक फील्ड, और उसी की वजह से अगर हम थोड़े ज्यादा समय तक अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो वो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अक्वायर करने लगता है, ओके। तो वो बोल रहा है ये जो परमानेंट मैग्नेट बन रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली उसके पीछे का टेक्निकल रीजन, चलिए देखते हैं। तो देखिए उसके पीछे का बेसिकली रीजन है, हमारे पास ऑप्शन दिया, फर्स्ट वन इज दैट ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया ना, वैसे तो आपको सारे ऑप्शन चेक करना है, पर जैसे मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा तो मुझे वो सही लग रहा है। क्यों कि द थिंग इज दैट जब भी आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसके जितने भी डोमेन्स होते हैं ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो टोटली अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगते हैं, ओके। ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड in the direction of magnetic field, ओके। और ये सिर्फ तभी नहीं होता जब यानी कि हम किसी, यानी कि अगर आपने ये तो चलिए ठीक है, आपने अगर जैसे मैं एक सब्सटेंस ले रहा है लाइक दिस वन, ओके, आपको इस तरीके से थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, ओके। चलिए अगर हमने ये, ओ सॉरी गॉड, ओके वेट, ओके, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक दिस वी कैन राइट, ओके, लाइक दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ठीक है। तो इसके जो जितने भी डोमेन्स होंगे ना वो सारे इसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ओके। और अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी करते हैं, रिमूव दिस मैग्नेटिक फील्ड, कुछ टाइम के बाद जब उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगी, तब भी इवन दैट, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तब भी आपका पता है क्या, द डायरेक्शन ऑफ ऑल डोमेन्स आर अलाइन, ओके। तभी भी आपका अलाइनेशन की प्रॉपर्टी एक्वायर होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन, नहीं ये तो गलत बात है, अब फिर तो आपकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो ही नहीं होगी। डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली, नो, डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, बट अगर आप डोमेन ही अफेक्ट नहीं करवाएंगे तो फिर वहां पे आपकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाएगी, दैट इज द परमानेंट मैग्नेट जो बन रहा है आपका, ओके। सो आपको ये सारी चीजें देखना है, फर्स्ट ऑप्शन से आप बेसिकली क्लियर कर सकते हैं, ओके, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल, ओके। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करी और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली क्लास में किया हुआ है, ओके। मैंने आपको बताया था कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से याद रखनी है सारे यूनिट सेल के लिए, ओके। दैट इज यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वन इज FCC, फिर सेकंड वन दिया है हमारे पास BCC, ओके। और क्या कह दिया है, दैट इज थर्ड वन इज दैट सिंपल क्यूबिक सेल, ओके। तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज दैट क्यूबिक एफिशिएंसी, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए थे, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर पूछा तो पहले हमें बताना पड़ेगा व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर ईच ऑफ दिस क्यूबिक सेल। तो देखिए जो FCC होता है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ओके, मैं यहाँ पे लिख दिया था, दैट इज फेस सेंटर्ड, ओ, ओके। बाकी तो आपको बताएंगे, ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर, ओके। तो देखिए जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसकी एफिशिएंसी बेसिकली 74% अप्रोक्सीमेट आती है। वहीं पर आप BCC के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपकी 68% एफिशिएंसी आती है,
ठीक है। और उसके बाद में जो क्यूबिक सेल होता है वो ऑलमोस्ट 52% के साथ आता है। तो ये सारी टेक्निकल टर्म्स, सॉरी, ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी होगी। ओके, अगर आपको याद नहीं कर सकते तो आपको फिर निकालना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मूला और वो रेडियस वगैरह लगा के। ओके, तो वो थोड़ा दिक्कत जाता है, तो आपको याद करना ज्यादा फायदेमंद होगा एक टाइप से। ओके, तो बस आपको अरेंज करना है। तो दैट इज द एफसीसी का सबसे ज्यादा है, फिर आपका बीसीसी का, एंड आफ्टर दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। ओके, तो आर ऑप्शन विल बी which one? That is second one. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन इफेक्ट। तो देखिए ये दो डिफेक्ट तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था कि क्या होते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, आई थिंक नो वन इज वरिंग अबाउट दैट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं हम डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, तो देखिए हमें बताना है कि डिसलोकेशन यानी कि इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि एक स्कॉटी डिफेक्ट होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ना, वही डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, तो देखिए इसमें जो एटम होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है उसके लेटाइस पॉइंट से टू एन इंटरस्टिशियल वर्ड। ओके, तो आपको पता होगा व्हाट हैपेंड इन दैट फ्रैंकल डिफेक्ट। एन एटम इज डिस्प्लेस्ड, जैसे नाम से इसकी टेक्निकल डेफिनेशन से ये आप देख सकते हैं कि इसका नाम ऐसा भी तो हो सकता है, दैट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, तो देखिए जो एटम होता है वो उसके लेटाइस पॉइंट से फ्रॉम इट्स लेटाइस पॉइंट पॉइंट टू एन interstitial void. Okay, that's site, interstitial site. Okay, तो उसकी वजह से आपकी लेटेस्ट पॉइंट जो होता है ना, सो जो आपका लेटेस्ट पॉइंट है, लेटेस्ट पॉइंट क्रिएट्स एन वैकेंसी सी हियर। ओके, तो उस एटम की वजह से वहां पे वैकेंसी आ जाती है। ओके, और ये बेसिकली हमारा ना जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, उन्हीं में देखा जाता है, क्योंकि वहां पे साइज ऑफ एनायन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द कैटायन। ओके, तो वहां पे जो एटम्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं फर्दर, और वहां पे डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। तो मैं ये भी चीज लिखा देता, दैट इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दैट इज दिस इज यूजुअली occurs in ionic solids, sorry, ionic crystal. ओके, तो आयनिक क्रिस्टल में बेसिकली देखा जाता है वो जहाँ पे साइज ऑफ एनायन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वेयर साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। ओके, और वहां पे कैटायन का डिसलोकेशन दिखता है हमें। ओके, तो इसी की वजह से इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल एज। ओके, तो अब हमारी बात चल रही सीसीपी के बारे में। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो देखिए जैसे जैसे आप चैप्टर में जाते हैं ना, वैसे वैसे आपके एमसीक्यू टाइप के उसी तरीके से डिजाइन हो। तो देखिए आपने स्टार्टिंग में आपने थ्योरी वाले बॉक्स से क्वेश्चन देखे, थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पे देखिए जो सीसीटीपी और ये एफसीसी वाला जब चालू होता है ना, दैट इज यूनिट सेल। ओके, तो इसमें आपको पता है प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। वैसे अभी तक आपको दिखे नहीं क्योंकि जस्ट इज एमसीक्यू टाइप। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर उनकी इन्फॉर्मेशन डिफिशिएंसी वगैरह वगैरह जो एकदम प्री डिफाइंड वैल्यूज है उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, तो बहुत इजी है। बट द थिंग इज दैट आपसे कभी भी कुछ पूछ सकते हैं कि आप सीसीटीपी में मान लीजिए आपने एक यूनिट सेल हटा दिया, एक यूनिट सेल एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वहां पे आपकी एफिशिएंसी पे क्या दिक्कत आएगी। ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती है, तो आपको सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ओके, चलिए तो बोल रहा है इन यूनिट सॉरी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज फोर टेट्राहेड्रल वॉइड्स ईच ऑफ which is shared by the four adjacent unit cell, four tetrahedral voids within the unit cell, eight tetrahedral void जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सेम है। ओके, तो देखिए एक में चार और एक में आठ के बारे में बात है, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सीसीसीपी होता है ना बेसिकली, उसमें 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। ओके, वो भी पर यूनिट सेल ऑफ क्लोज पैकिंग। ओके, तो आर ऑप्शन विल बी फोर्थ वन, दैट इज 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स विद इन द यूनिट सेल, विद इन द यूनिट सेल। ओके, क्यों? क्योंकि जो सी सॉरी हाँ, बिकॉज सिंस
इन सीसीसीपी स्ट्रक्चर, अगर आप सीसीसीपी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे, ओके, तो वहां आप देखेंगे देयर आर 4 एटम्स, देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल, ओके। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होता है आपको पता ही है, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एटम्स, ओके, ट्वाइस द एटम्स। और आपको मैंने अभी बताया कि एटम तो उसमें 4 होते, तो दैट इज बेसिकली 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स विद इन द यूनिट सेल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो फाइनली हमारे और 2 क्वेश्चन बचे, फिर हमारा एमसीक्यू टाइप 1 खत्म हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते इस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप 1 से देख सकते हैं कि इसमें कितने कितने मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है, एक एक बारीकी से आपको थ्योरी पढ़नी है, ओके। और आपको बेसिकली ये जो यूनिट सेल्स है ना, इनकी वैल्यू तो आपको याद ही रखनी है, ओके, क्योंकि वो एफिशिएंसी हो गया, इसमें कितने वर्ड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए, आपको वहां पे सोचना नहीं चाहिए, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 है the edge length of the unit cell in the terms of the radius of the spheres constituting FCC, BCC and CC simple cubic cell। तो हमें बताना है इन तीनों यूनिट सेल के बारे में, हमें बताना है कि उनकी यूनिट सेल की एज लेंथ, ओके, उनके एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बतानी है, ओके, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ओके। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में तो देखते हैं, तो हमें बताना है एच लेंथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट रेडियस। तो रेडियस के टर्म में हमें बताना है एच लेंथ। तो चलिए देखते हैं, आप जब कैलकुलेट करेंगे तब भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टास्क होता है, ओके। तो चलिए, और हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक सेल। देखिए इसका आंसर बेसिकली क्या होता है बताइए, अगर हम एफसीसी क्रिस्टल के बारे में बात करें फर्स्ट वन, तो चलिए मैं थोड़ा सॉल्यूशन भी कर देता अगर मुझे, बट हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए जो एफसीसी क्रिस्टल होता है ना, एफसीसी, तो उसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स टच ईच अदर फर्स्ट थिंग एट फेस डायगोनल्स, ओके। तो जो फेस डायगोनल है, जैसे अगर आप मान लीजिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ कुछ एटम है, यहाँ कुछ एटम है, तो बेसिकली सॉरी, हाँ, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ओके। तो आपने मान लीजिए ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, कुछ भी बना दिया, तो फेस डायगोनल पे जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, ओके। सो अगर मान लीजिए आपकी एज लेंथ ए है, ओके, तो ये ए है, ये ए है, तो डायगोनल में इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज द रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। और ये मान लीजिए आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो कितने बार आर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर। तो आप जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द एज लेंथ, दिस वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आर डिवाइड बाई रूट 2, ओके। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप ऐसे लिख दीजिए, रूट टू इंटू टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करिए, और ये इसका आर हो गया। तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 आर। तो फॉर एफसीसी द एज लेंथ विल बी 2 टाइम्स रूट 2 आर। इस तरीके से आप बीसीसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं बीसीसी का भी बताता हूँ, उसमें क्या फंडामेंटल पॉइंट रहते हैं। इसमें जो एटम्स होते हैं बॉडी डायगोनल पे, वो भी टच ईच अदर करते हैं, ओके। तो हमने देखा था कि जो हमारा, सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत दिखा दिया, दैट इज दिस वन इज फेस डायगोनल, ओके। ये डायगोनल होता है, तो सामने की फेस के साइड में आपका टच करेगा, पर अगर आप बॉडी डायगोनल के बारे में बात करेंगे, ओके, दैट इज दिस वन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो हियर द एटम्स एट द बॉडी डायगोनल, ओके, बॉडी डायगोनल टच ईच अदर, ओके। तो आप जो बॉडी डायगोनल होगा वहां पे अटैच एक दूसरे को टच करते हैं। सो ये आपको चीजें याद रखनी, ओके। तो आपको भी इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। ओके, सो आपको इसमें क्या आ जाएगा, जो बॉडी डायगोनल आता है दैट इज बेसिकली रूट 3 ये आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 4 आर। तो ये जो वैल्यू आती है दैट इज आर बॉडी डायगोनल वैल्यू, ओके। तो आप इससे निकाल सकते हैं आर की वैल्यू,
सॉरी ए की वैल्यू दैट इज 4 टाइम्स ऑफ √3 ए, ओके, 4/√3 ए, दैट इज फॉर BCC। तो ऐसे कुछ ऑप्शन अगर मैं अभी से मैच करना चाहूँ तो दैट इज, मुझे फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही दिखे, ओके, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, बट हम चलिए उसका भी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये तो बहुत ही सबसे इजी यही होता है, ओके, दैट इज थर्ड वन, दैट इज सिंपल सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो होते हैं ना, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे टच करते हैं एक दूसरे को, दे टच ईच अदर एट कॉर्नर्स, ओके। तो देखिए अगर कॉर्नर्स के बारे में बात हो गई है तो आप बस सिंपली ऐसे कुछ बना लीजिए उसका यूनिट्स है कि थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, ओके, लाइक दिस वन कॉर्नर है। तो चलिए देखते हैं, okay? थोड़ा ड्राइंग छोड़ दीजिए मेरा, चलिए मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ अच्छे से बनाने, ओके, लाइक दिस वन। तो आप कॉर्नर पे एक एटम बना लीजिए, फिर एक दूसरे कॉर्नर पे एक एटम बना लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर, और ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस है जो हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू एज लेंथ इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज बेसिकली आर प्लस आर, ओके। तो आपको निकाल सकते हैं दैट इज 2r इज द वैल्यू फॉर SCC, ओके। सो सिंपल क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये चीज अगर आप याद करके रखेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आई वुड प्रेफर यू फॉर टू जस्ट learn it, okay. Which of the following represents the correct order of conductivity in solids? Okay, order of conductivity, ये चेक करना है, conductivity in solids, okay। तो solids के केस में हमें बताना है कि conductivity बताना है, चलिए देखते हैं। तो that is for metals, insulator and semiconductor, तो बेसिकली ये तीन ही होंगे। तो मोस्टली आई थिंक सभी को पता है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होगी, ये फॉर मेटल्स। उसके बाद हमारा दैट इज, ओके, इन सॉलिड्स, देखिए अभी बात हो रही है हमारी सॉलिड्स के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये जो होता है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये सबसे बहुत ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होती है दैट इज रिस्पेक्ट टू इंसुलेटर्स, बट जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर होती है वो उससे ज्यादा होती है, क्यों, सेमी कंडक्टर, ओके। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल की कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की और उसके बाद में इंसुलेटर की, बट यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने के लिए घुमाते हुए आपको दिया है कि जो मेटल्स की कंडक्टिविटी वो इंसुलेटर से बहुत बहुत ज्यादा होती है, बट वहीं पे आप इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लेंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है, ओके। तो इस टाइप से तो आर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो इसके पीछे का रीजन अगर मैं लिखाना चाहूँ तो लिखा सकता हूँ, बट आई थिंक इट इज ऑब्वियस। चलिए मैं थोड़ा सा बता भी देता है। तो देखिए जो मेटल्स होते हैं, ओके, तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, उसमें पहली बात तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी, ओके। उसमें मेटल्स में हाईएस्ट कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी को पता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और वहीं पे आप सेमी कंडक्टर की बात कर ले तो उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, दैट इज कंडक्ट वेट सॉरी, आई वाज राइटिंग सेमी कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर के बारे में बात, ओके, सेमी कंडक्टर, ओके। तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो वहां पे हमारी कंडक्टिविटी विटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये आपको पता होगा, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओके। और वहीं इंसुलेटर के बारे में बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, सभी को पता है, दैट इज इंसुलेटर वेरी वेरी लेस कंडक्टिविटी, ओके। तो 10⁻⁸ कुछ ऑर्डर में आती है इसके कंडक्टिविटी, ओके। तो चलिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा बेसिकली टाइप 1 क्वेश्चन पार्ट खत्म गया। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 37, ओके, ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ओके। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। सो मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 2, MCQ टाइप 2।
तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो एमसीक्यू होते हैं हमारे, हम बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के एमसीक्यू टाइप पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक के जिसमें एमसीक्यू टाइप 1 पढ़े उसमें हमारा ओनली सिंगल आंसर बस करेक्ट। सो अगर आपको कहीं आंसर मिल रहा है तो आप बेसिकली मूव ऑन कर सकते हैं। बट इन दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू टाइप 2 इसमें अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया, चलिए वेल एंड गुड। बट द थिंग इज दैट इफ यू विल सी विद रिस्पेक्ट टू द जेई पेपर, ओके, तो उसमें अगर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाए तो आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको मार्क 1 मार्क मिलेगा, दो ऑप्शन सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बट वहां पे मल्टीपल चॉइस में 3 भी हो सकता है, तो आपने 3 में से आपने एक गलत कर लिया और 2 सही भी कर लिया तो आपको -4 -1 मिलेगा। तो आपको इसमें बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में काम करना पड़ेगा, ओके। और आपको ट्राई करना होगा कि आप सही से सही आंसर सिलेक्ट कर पाए, और अगर आपको पूरे कॉन्फिडेंट है तो आप 3 ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू टाइप है तो इसमें आपको एक से ज्यादा हमेशा मिलेंगे, हमेशा एक से ज्यादा नहीं होता है। मे और मे नॉट, मे यानी कि मे हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। ओके, फॉर वो तो मैं जेई का पर्सपेक्टिव में बताया, बट यहाँ पे लिखा है कि यहाँ 2 या 2 से ज्यादा है, तो मेनली चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्ड्स फॉर्म इन द 3D हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट 3D HC CP, ओके। हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट सेल भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास? A tetrahedral void is formed when a sphere of second layer is present over the triangular void. Okay, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू। वाई? क्योंकि ये हमें पता है कि जब भी हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं तो उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो तभी फॉर्म होता है जब आपकी सेकंड लेयर का स्फीयर जो है वो एक ट्रायंगुलर वॉइड के, यानी फर्स्ट लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड बनती है उसके ऊपर आपका सेकंड दैट इज स्फीयर बनता है। दैट इज, अगर मान लीजिए आपका ये ऐसा कुछ ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, ओके, तो दिस वाज, okay, this was the triangular void formed in that first layer, okay, this was the first layer। तो इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक स्फीयर बनेगा, और ये जो स्फीयर होगा दैट इज ऑफ सेकंड लेयर, ओके। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, और इसी की वजह से आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए, अगर आप सेकंड वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो सेकंड वाला लिखा है कि दैट इज द all the triangular voids are not covered by the spheres of the second layer. Okay, तो this is also a true statement because जितने भी triangular void होता है ऐसा नहीं होता कि सारे फर्स्ट लेयर के triangular voids कवर हो जाएंगे with the second layer of spheres. Okay, तो कुछ voids कुछ और चीज में काम आते हैं। Okay, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड दिया है कि tetrahedral voids are formed when the triangular voids in the second layer lie above the triangular voids in the first layer and the triangular shape of these voids do not overlap. So the thing is that that third option is not correct. Okay. तो जो ट्रायंगुलर वर्ड होते हैं ना सेकंड लेयर के, वो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर और के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्रायंगुलर शेप होता है ना इन वर्ड्स का वो अपोजिटली ओवरलैप करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ये हमारा हो जाएगा ट्रू, थर्ड वन विल बी रॉन्ग, ओके। क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जो ट्रायंगुलर वर्ड्स होते हैं ना, ट्रायंगुलर द शेप्स ऑफ these voids, okay, it oppositely overlap, okay, they oppositely overlap। तो यहाँ बोल रहा है कि बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करता, बट द थिंग इज दैट जब आप ट्रायंगुलर शेप ऑफ वर्ड्स देखेंगे तो वहां पे आपका अपोजिट ओवरलैप दिखता है। चलिए, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। अब हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। दैट इज फोर्थ वन इज octahedral words are formed when the triangular words in the second layer exactly overlap the similar words in the first layer, okay। अब ये बोल रहा है कि जब आपका ट्रायंगुलर वर्ड सेकंड लेयर, अब देखिए हमने अभी तो बात करी फर्स्ट लेयर की, जैसे फर्स्ट लेयर सेकंड, अभी सेकंड लेयर में जो ट्रायंगुलर वर्ड्स बन रहे हैं, ओके, तो उन वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाते हैं विद दैट फर्स्ट लेयर ऑफ वर्ड्स, ओके, और उससे आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए मल्टीपल चॉइस में 3 और 4 आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों होता है? क्योंकि पता है क्या, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, बिकॉज 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 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स
are formed when triangular void of second layer is not completely overlapped. और यहाँ पे लिखा था कि when it exactly overlapped, but the thing is that of the second layer is not completely overlapped. Okay, so this was the basic reason behind that option number 4. तो आपको ये चीज चेक करना है. तो अगर आपका आप इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके, तो आप ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल बनते हैं. जैसे आप मान लीजिए एक ऐसा बना लीजिए, फिर एक ऐसा बना लीजिए, एक ऐसा बना लीजिए. ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट लेयर. अब उसके जस्ट पीछे में आप ऐसे और बहुत से मॉलिक्यूल्स बनाते जाइए. ठीक है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल बनाते जाइए, तो अब आपको वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी दिखने लगेगा. ओके, ये कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है. मैं थोड़ा रफ स्ट्रक्चर बनाया, तो ये हमारी जो हो गई फर्स्ट लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर में आपकी सेकंड लेयर हो गई. तो इस टाइप की कुछ लेयर्स बनती जाती है आपकी. ठीक है ना, तो वहीं पे आपको ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड दिखेगा जब आप इसके पीछे और एक एक लेयर बनाते जाएंगे. ठीक है ना, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं. तो दैट वाज द क्वेश्चन 38. चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो इन द केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकॉज द डोमेन्स. चलिए देखते हैं. तो इसमें बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक केस में, एंटी फेरोमैग्नेटिक substances have zero magnetic moment because क्या होता है. तो इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे फर्स्ट वन क्या लिखा है, गेट्स बिकॉज द जो डोमेन्स होते हैं गेट्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, ये चीज तो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ में होता था, ये मैंने आपको बताया भी था, ये हमने क्वेश्चन भी किया है इन एमसीक्यू टाइप में. तो फर्स्ट वन विल बी रॉन्ग. सेकंड, gets oriented opposite to the direction of the applied magnetic field. I think this one is also wrong. Third one, are oppositely oriented with the respect to the other without the application of the magnetic field. हाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कोई फंडा नहीं आता और ये जो डोमेन्स होते हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं. ओके, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सो दैट इज द थर्ड वन विल बी आर राइट स्टेटमेंट. फिर फोर्थ देख लेते हैं. तो दो से दो ज्यादा तो एक तो कर ही लीजिए आप. फिर कैंसल आउट ईच अदर. हाँ, वही बात है, अपोजिटली ओरिएंटेड है तो क्या है, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करेंगे जिससे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो आएगा. ओके, तो ऐसे देख सकते हैं. अगर आप एग्जाम्पल ले कोई, ओके, तो अगर आप फेरो इज एग्जाम्पल, अगर आप एमएनओ ले तो आप एक एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसमें आप ये चीज चेक कर सकते हैं. ओके, तो उनके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं और वहां पे वो एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट करें. ओके, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40. सो क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट. ओके, फिर से देखिए पूरा चैप्टर ही थ्योरी बेस्ड है. मैं आप पहले ही बताया था कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट. आपको याद करना होगा बार 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 बार. कुछ एक्सेप्शन होंगे. ओके, ये सारी चीजें रहती है ऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे बेसिकली कम देखी जाती है, बट ये जो चैप्टर है ना इसमें ये सब मिला जाएगा. लेकिन जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे तब आपको थोड़ा और मजा आएगा क्योंकि कुछ हम वहाँ पे एफसीसी बीसीसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है. पहला दिया वैकेंसी डिफेक्ट्स रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. ओके, तो ये बोल रहा है कि आपकी जो वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि जो आपके सेल्स होते हैं उसमें अगर वैकेंसी आ जाती है उनके बीच में डिफेक्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट करता है इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. तो वहां पे आपकी सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है. तो चलिए देखते हैं. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही नहीं, यानी सॉरी इट इज ट्रू, बट हमें गलत स्टेटमेंट टिक मार्क कर रहे हैं तो ये हम लिखेंगे एज ए ट्रू. फिर बाद में चेक करते हैं. फिर सेकंड डिफेक्ट क्या, सेकंड वाला ऑप्शन क्या दिया, दैट इज interstitial defects result in increase in the density of the substance. Okay, this is also true because जो interstitial defects होते हैं उसके कारण interstitial voids में आपके जो smaller elements है वो आ जाते हैं जिससे आपकी density of substance increase करने लगता है. Okay, तो second one is also true. Third one,
थर्ड वन इज रिटन एज impurity defect has no effect on the density of such. बट पता है आपको, जो impurity defect होता है ना, तो वहां पे भी आपका डेंसिटी का इफेक्ट देखा जाता है, दैट इज impurity डिफेक्ट के बारे में जब आप बात करेंगे, तो impurity defect and impurity defect there is replacement of ions, replacement of ions, okay, बाय आयंस। तो एक दूसरे के जो आयंस होते हैं वही अपना मूवमेंट करते हैं उस कंपाउंड में, और इसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉलिड होती है वो मेंटेन होती है, बट द थिंग इज दैट वहां पे आपकी डेंसिटी भी चेंज होती है, ओके। तो इट क्रिएट्स इट क्रिएट्स चेंज इन डेंसिटी। तो आर ऑप्शन नंबर 3 विल बी फॉल्स, बिकॉज ये गलत दिया हुआ है। फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ना, ओके, सो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसके होने या ना होने से आपकी डेंस, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट आपको पता है क्या होता है कि उसमें आपके जो आयंस होते हैं, सॉरी बेसिकली जो आपके लैटाइस में से कुछ एटम्स हो गए, वो अपनी प्लेस छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चल जाते हैं, ओके। तो वो बोल रहा है कि उससे आपकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज करेगी, बट द थिंग इज दैट अगर आप कोई चीज अच्छे से स्टैटिक बनी हुई है, आप उसमें कुछ छेद कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ होल कर रहे हैं और वहां से आप छोड़ के चले जा रहे हैं, तो बेसिकली आपकी डेंसिटी वहां पे कम होगी, बट यहाँ लिखा है कि आपकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आर नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटमेंट्स गिवन, ओके। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मेटल्स। तो मेटल्स ओके, ये सभी को पता है, वैलेंस बॉन्ड ओवरलैप्स विद द कंडक्शन बैंड, ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो सही है, वैलेंस बॉन्ड हमेशा ओवरलैप करता है विद द कंडक्शन बैंड, ओके। तो उसी की वजह से हम अपनी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल भी डिटरमाइन कर पाते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन कंडक्शन बैंड के बीच में अगर आप डिफरेंस देख पाएंगे तो आप वहाँ पे कंडक्टिविटी बताने में ये मदद करता है, ओके। क्या कहना चाहा हमें, दैट इज गैप बिटवीन the valence band and conduction band helps to determine the conductivity of metals. Okay, it's as simple as like that. You just have to write. The gap between the valence band and conduction band is negligible. Second one is also true. तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है उनके बीच में, ओके। फिर क्या बोल रहा है, द गैप बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड एंड द कंडक्शन बॉन्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नो, अभी तो हमने बात करी कि वैलेंस बॉन्ड हमारी वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस से हम कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे तभी हम मेजर कर सकते हैं। और थर्ड वन इज रॉन्ग। लेट्स सी फोर्थ, दो तो हमें मिल गए, दो या दो से ज्यादा थे, ओके। वैलेंस बॉन्ड में रिमेन पार्शियली फिल्ड, हाँ ये हो सकता है, हमेशा वैलेंस बॉन्ड पूरा तरीके से फिल नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कितने किसी भी मेटल्स को, स्ट्रक्चर को या फिर मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो उसका वैलेंस बैंड होता है वो आपका पार्शियली फिल्ड होता है, ओके। सो सिंपल। शो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, ओके। चल, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which of the following statement is true about the movement of electrons and holes in a p type semiconductor। तो देखिए, हमारे पास जो दिया है वो लिखते हैं पहले। सबसे पहले दिया है p टाइप सेमीकंडक्टर। फिर बोल रहा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करी है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाए, हमें बताना है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे या होल्स किधर जाएंगे, ये सारी चीजें के बारे में बात करनी, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर पहला दिया है इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थ्रू इलेक्ट्रॉन होल्स। तो देखिए, इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ओके। अगर हम बात कर ले ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स के, दैट इज बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लेते हैं हम बेसिकली, ओके। तो हम इनकी जब डोपिंग करते विद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस इम्प्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि पी टाइप और एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज की डोपिंग करते हैं विद दैट पेंटावैलेंट वैलेंसी,
ओके, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में जब बात करेंगे तो दैट आर डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस इम्प्योरिटी। ओके, और वहीं हम बात कर ले ग्रुप 13 के एलिमेंट भी ले लेते हैं। अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ले दैट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम हो गया। ओके, जिनमें बेसिकली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, तो उसमें आप जब आप इसमें भी डोपिंग करेंगे, डोपिंग with that electron deficient species only. Okay, okay. So basically आपको this silicon and germanium जो आपके पास सेमीकंडक्टर है, उसमें आपको ये ग्रुप 13 वाले एलिमेंट दैट इज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों से जब डोपिंग करेंगे आप, तब आपको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म होंगे। पी टाइप सेमी कंडक्टर आर फॉर्म। ओके, तो ये हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं वो एक, यानी कि वो बहुत से एटम्स में क्रिएट होंगे। ओके सर, तो उसमें जो ट्राइवेलेंट मेटल एटम होंगे ना, वो बॉन्ड कर जाते हैं इन उन 3 टेट्रावैलेंट सिलिकॉन एटम्स। ओके, तो क्या लिखा मैंने, दैट इज बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन होल्स आर क्रिएटेड। ओके, व्हेनेवर, कब होते हैं, व्हेनेवर एन एटम of such trivalent metal gets bonded with 3 of its silicon atom, with 3 of its silicon और जर्मेनियम। ओके, और ये हमारा एक टाइप से टेट्रावैलेंट होता है फर्स्ट। ओके, तो इस टाइप से, तो जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना सिलिकॉन या जर्मेनियम का, क्योंकि वो तो हमारा ग्रुप 14 का है, तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो अपने डोपेंट वाले एटम के साथ में जुड़ जाएंगे। बट जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ दैट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, वो मूव करते रहता है थ्रू दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी ना, उसी की वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल होता है। ओके, तो जो हमारा बेसिकली फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, fourth valence electron is starting movement towards the positively charged plate through the source, through the positively charged plate through this source. Okay, so what will be our correct option for this? That is option number 1 जो लिखा है, positively charged plate through this electron। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या दिया, होल्स विल अपीयर टू बी मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज। हाँ, ये बात सही, ये भी सही। जब इलेक्ट्रॉन उस होल्स की तरफ से मूव कर रहा है तो वो होल्स उसके अपोजिट में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो टू मूव। नो नो, दिस वन इज रॉन्ग, दोनों एक जगह नहीं जाते। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिलेटेड टू द होल्स। नो, इट इज फॉल्स, दिस वन इज आल्सो फॉल्स, दे आर वेरी वेल रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो जस्ट take a 2 minute break, have water, and we will resume it again. Okay, okay. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। So what question number 43 is saying? So it is saying, okay, it is also related to semi. All these statements are true about the semiconductors. Okay, पहला लिखा है silicon doped with the electron rich impurity is a p type semiconductor. No no no, first one is wrong, हमने अभी तो देखा। फिर सेकंड वन इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ सेकंड वन इज ट्रू, ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में बात कर रहे हैं, +5 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज पेंटावैलेंट। ओके, ये सारी चीजें होती है इसमें, और ये हमारा पूरा दैट इज डोपिंग विथ दैट एलिमेंट्स जो कि हमारे यूज होते हैं इन एंटी सेमी कंडक्टर। फिर लिखा है थर्ड वन इज दैट डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप सिलिकॉन। ओके, तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं उस स्पेस में,
वो हमारी कंडक्टिविटी ऑफ डोप सिलिकॉन को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि हम डोपिंग करते ही इसलिए ताकि हमारी कंडक्टिविटी ऑफ दैट सेमीकंडक्टर इंक्रीज हो सके अलोंग विद द टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, an electron vacancy increases the conductivity of n-type semiconductor? No, no, no. Vacancy से कुछ नहीं होता। Okay, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है an excess of potassium ions makes KCl crystal appears violet or lilac in color sense। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम KCl के बारे में बात करें, दैट इज KCl क्रिस्टल। ओके, तो ये बोल रहा है कि एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन मिक्स केसीएल क्रिस्टल। ओके, तो केसीएल क्रिस्टल में जो के प्लस आयन है, के प्लस और एक सीएल माइनस, ये दो टाइप के आयन होते हैं। ओके, तो जो के प्लस आयन है उसके एक्सेस की वजह से हमारा जो केसीएल का क्रिस्टल है वो वॉयलेट और लिलैक इन कलर दिखने लगता है। एक्सेस ये भी दिया हुआ। ओके, तो देखिए ये क्यों होता है? बिकॉज द फर्स्ट रीजन इज सम ऑफ द एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये चीज होता है। तो इसमें क्या होता है पता है क्या? क्योंकि वहां पे एक टाइप का डिफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू एन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए पोटेशियम एक टाइप का मेटल है और वो हमें एक्सेस में है, तो वहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा जाता है। तो वहीं पे क्या होता है पता है, जो एनायन पार्ट होता है ना, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, दैट इज द एनायनिक वैकेंसी आर फाउंड टू बी क्रिएटेड ड्यू टू व्हाट, दिस मूवमेंट ऑफ दैट पोटेशियम एटम्स। ओके, क्योंकि वो एक्सेस में। अब देखिए आपका के एनायन की वैकेंसी हो गई वहां पे। ओके, तो ऐसा कुछ होता है। और जब आप इस क्रिस्टल को हीट करते इन एटमॉस्फेयर, ओके, तो जो पोटेशियम वेपर और जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है ना, वो डिफ्यूज करने लगते उस सरफेस पे। ओके, तो इसी की वजह से वहां पे, और ये क्यों होता है? ये होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि जो के प्लस एटम है वो बहुत सारे आयंस ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं। तो जब आप उसे हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर, तो वो धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है। ओके, और वो वहां पे डिफ्यूजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। फिर उसी की वजह से आपका दिस कलर कंडीशन भी दिखने लगता है। फिर और एक नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं। सम ऑफ द एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो नो, इट इज ऑक्यूपाइड बाय एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा दैट इज सेकंड वन विल बी रॉन्ग। थर्ड वन क्या है? देयर आर वैकेंसीज एज सम एनायनिक साइट्स। नो, इट इज फिल्ड विद दैट के प्लस आयंस। फिर sorry, that are filled with that unpaired electron. Fourth one is F-centered are created with impart the color to the crystal। तो देखिए, तो जो एनायनिक साइट्स है, क्या बोला मैंने? द एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्यूपाइड बाय एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और उसी को हम क्या कहते हैं पता है? आर नोन एस एफ सेंटर्स। ओके, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाते हैं ना एनायनिक साइट्स पे, तो उसी को हम एफ सेंटर्स कहते हैं। और ये जो एफ सेंटर होते हैं ना, यही एकदम मेन रीजन होते हैं फॉर इम्पार्टिंग द कलर टू द क्रिस्टल। ओके, तो एफ सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं सिंपल फॉर दिस कलरिंग। ओके, तो अगर आप किसी इंस्टांस के लिए देख रहे, तो आपका जो NaCl है, ओके, NaCl वो येलो टू वॉयलेट चल जाता है। ओके, ये क्यों होता है पता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं बाय दैट, बाय एब्सॉर्बिंग दैट एनर्जी फ्रॉम द लाइट फॉलिंग ऑन दिस क्रिस्टल। ओके, तो इस टाइप की कुछ होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल वाइल एक्साइटेशन। ओके, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके, so let's move on to question number 45। Question number 45 क्या कह रहे हैं? The number of tetrahedral words per unit cell in NaCl crystal is, okay, तो NaCl जो क्रिस्टल बनता है हमारा, that is Na plus Cl minus के आयन से जो बना हुआ है, that is NaCl crystal, that is हम जैसे आप नमक के नाम से भी जानते हैं, that salt simply। तो उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं। चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइस इज टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल। ओके, ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात कर ले, सिंस NaCl क्रिस्टल जो होता है वो अपना FCC लैटिस फॉर्म करता है। NaCl जो हो गया फॉर्म्स FCC लैटिस। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब उसके बारे में बात करते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट लैटिस। ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कितने होते हैं पता है? 4। तो NaCl के क्रिस्टल में आपके 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप बात करेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। तो देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स वो होते हैं बेसिकली N इज इक्वल टू 4 होते हैं। अब हमें बात करनी है टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में। तो उसमें हमें क्या होता है पता है? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप रिकॉल करिए, दैट इज, अगर आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैलकुलेट करना है, टेट्राहेड्रल words, that is number of tetrahedral words is equals to 2 times of n, that is equals to 2 times the number of octahedral words। तो वो कितने दिए हुए थे? that is 4 is equals to 8। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट पर सेल और 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8। सो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज बेसिकली सेकंड। ओके, तो और क्या देख सकते हैं? दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, दिस इज आल्सो ट्रू। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n, दैट इज n इज द दिस वन। ओके, सो ठीक है। तो आई थिंक जस्ट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मोर देन इनफ क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो हमारे कुछ और 7 to 8 questions are remaining in the MCQ type 2। तो we will continue it in the next class। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय।